अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो लास्ट वीडियो है हमारी। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 42 से लेकर 45 तक हम लेक्चर कवर करेंगे। फाइनल टाइम की हमारी लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे होंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अबाउट होगा, और CSS का जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप उसके अबाउट होगा, और थोड़ी सी एनिमेशन और टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है CSS3 शेडो इफेक्ट का। मतलब कि हम CSS3 में शेडो इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो की और एक बॉक्स शेडो की। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेडो इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करें, तो आपने ये दोनों लिख देनी है। उसके बाद CSS3 की मदद से आपके पास जो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है ना, हमारे पास एक टेक्स्ट शेडो एक बॉक्स शेडो। टेक्स्ट शेडो हमारी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो हमारी टेक्स्ट पर अप्लाई होती है, जबकि बॉक्स शेडो हमारी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वह हमारे किसी बॉक्स या इमेज पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट शेडो ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक H1 है। ठीक है, इस पर हमने अप्लाई की टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल। अब इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए, ये हमारे पास ये जो हमारे पास है ना पहला 2 पिक्सल, ये हमारे पास है ये ऐसे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस बात का आपने ना ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए उन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पे उन्होंने आउटपुट दी हुई है कि टेक्स्ट शेडो एक्स एक्सिस ऐसे, फिर बाई एक्सिस 2 पिक्सल भी दे दी। फिर इसके अंदर हमें एक और मजीद कलर ऐड कर सकते हैं शेडो, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है ब्लर की। ठीक है, आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कलर दिया हुआ है, तो ये देखें 2 पिक्सल रेड, अब ये रेड हो जाएगा। तो उसके बाद हम ब्लर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी ब्लर की प्रॉपर्टी और ये हमने कलर दे दिया। ठीक है, तो ये उन्होंने कोड लिखा हुआ है कि टेक्स्ट शेडो आपने देना है उसका कलर वाइट, और टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ब्लर, और ये उसका कलर है। ठीक है, तो मल्टीपल शेडो भी हम दे सकते हैं। मल्टीपल शेडो हम किस तरह से दे सकते हैं, हम इस तरह से, ये हमारे पास एक शेडो कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये दूसरी शेडो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने 0 दे दी, फिर ब्लर हमने 3 पिक्सल दे दी, फिर बाद में हमने कॉमास के थ्रू हमने वो उसको ना सेपरेट करके हमने एक और मतलब कि मल्टीपल शेडो दे दी। ठीक है, तो ये हम इम्प्लीमेंट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास CSS3 टेक्स्ट शेडो है ना, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी करके मैं इसको कर लेता हूँ जी सर्च। ठीक है, आप लोगों को ना मैं VS कोड पर नहीं प्रैक्टिस करवा रहा, वहाँ पे ना वीडियो यार ज़्यादा लेंथी हो जाती, फिर आप लोग वॉच ही नहीं करते वीडियोस। तो हमारे पास ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास एक कलर की प्रॉपर्टी आ गई टेक्स्ट शेडो के साथ, ये हमारे पास एक ब्लर की आ गई। ठीक है, अब ये देखें, पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो की, ये देखें हमारे पास एक H1 है, फिर हमने उस पर टेक्स्ट शेडो अप्लाई की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेड। अब मैं इसको ब्लर भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ 10 पिक्सल, अब मैं करता हूँ रन, अब ये 10 पिक्सल तक ना ब्लर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास ब्लर हो गया। ठीक, अब मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ना रिमूव करता हूँ। अब देखना, ये देखिए ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये सेम कोड इसी तरह का ही है। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को करके दिखाई है। ठीक है, उसके बाद ये हेक्साडेसिमल में उन्होंने कलर दिया हुआ है, ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट शेडो हमने कलर इसका वाइट दिया, टेक्स्ट शेडो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर हमने ब्लर की, फिर हमने ये वाइट कलर का ना ये हमने दिया कलर। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी एग्जांपल प्रैक्टिकल कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है बॉक्स शेडो का कॉन्सेप्ट। तो बॉक्स शेडो मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या हमारे पास कोई इमेज है, हम उस पर जो शेडो है वो अप्लाई करनी है। तो उसके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी हमारी चेंज होगी, वैल्यू जितनी आप चाहें वो लगा सकते हैं। टेक्स्ट शेडो हमने लगाने तो उसके लिए हम टेक्स्ट शेडो लगाते थे, लेकिन अगर हमने पिक्चर या कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर हमने कोई शेडो लगाना है तो उसके लिए हम बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स शेडो है, ये सेम वही है टेक्स्ट शेडो, सिर्फ इसमें से इतना डिफरेंस है ये कि बॉक्स शेडो है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो कॉपी करके मैं इसको कर लेता हूँ जी सर्च। ठीक है, तो मैं इसको किया सर्च। तो ये देखें हमारे पास बॉक्स की, मैं आपको इसके ना एग्जांपल दिखा देता हूँ।
ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे देखें हमारे पास पहले H1 आ गया, ये हमारे पास H1 आ गया। उसके बाद ये हमने P अप्लाई किया, ये हमने सिंपल है ना HTML हमने डिफाइन कर दी। फिर हमने वहाँ पे एक H2 लिख दिया कि हम जो बॉक्स शेडो अप्लाई कर रहे हैं 5 पिक्सल 10 पिक्सल उसकी प्रॉपर्टीज़ है। फिर हमने उसके डिव लगाया, डिव में हमने एक पैराग्राफ दिया, ठीक है। फिर हमने डिव को ना हमने आईडी दे दी एग्जाम्पल1। तो अब ये देखिए एग्जाम्पल1 ने हमने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लगा दी। ये देखिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, पैडिंग 10 पिक्सल, मतलब चारों तरफ हमने पैडिंग अप्लाई कर दी। फिर हमने बॉक्स शेडो अप्लाई की एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम इसको ब्लर भी दे सकते हैं, मैं करता हूँ 5 पिक्सल रेड। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो देखिए हमारे पास वो ब्लर हो गया। ये हमारे पास ये रेड है, ये विदाउट ब्लर है, ये हमारे पास ब्लर है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो बॉक्स शेडो का, ठीक है। सेम बाकी सेम इसी तरह ही अप्लाई की हुई है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है टेक्स्ट इफेक्ट एंड फॉन्ट्स। तो CSS3 का जो टेक्स्ट है, तो CSS3 कंटेन सेवरल न्यू नेक्स्ट टेक्स्ट फीचर। ये CSS3 ने हमें न्यू फीचर हमें दिए हैं टेक्स्ट के अबाउट। तो टेक्स्ट फ्लो है हमारे पास, टेक्स्ट वर्ल्ड रैप है और वर्ल्ड ब्रेक है। आपने ना जैसे इनका ना सिंटैक्स ही याद रखना है, ठीक है। और आपने बस इतना याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी क्या काम करते हैं। तो ये आप देखें, पहले हमारे पास एक डिव है, ठीक है। ये हमारे पास एक H1 है, ये P है, ये सेम वो तो आ गए सिंपल, ठीक है। इधर हमारे पास एक H2 है। इधर हमने कहा जी कि हमने टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उसके अंदर वैल्यू देनी है क्लिप की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आपके पास MCQ भी आ सकता है कि टेक्स्ट ओवरफ्लो जो हमारे पास क्लिप्स है, एलिप्स है, या एक और MCQ दे देंगे कि इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी। तो आपने जो राइट आंसर करना है ना, वो आपने क्लिप का करना, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ओवरफ्लो की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक डिव बनाया, उसके अंदर हमने क्लास दे दी A, उसके अंदर हमने कंटेंट लिख दिया। फिर हमने फिर एक डिव बनाया, उसके अंदर हमने क्लास दे दी B, उसके अंदर भी हमने कंटेंट ऐड कर दिया। सेम इसी तरह हमने क्लास C में भी कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास जो क्लास A है ना, उसकी ये स्टाइलिंग अप्लाई की है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पास प्रॉपर्टी लगाई है, वो हमारे पास है वाइट डैश स्पेस नो रैप। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड है, यह अभी हमारे पास पूरा शो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये हम प्रॉपर्टी रिमूव कर देंगे ना, तो हमारे पास ये पूरा हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास वाइट स्पेस की कि अगर आपने फुल कंटेंट शो करवाना हो तो उसके लिए वर्ल्ड रैप है, ठीक है, आपके पास शो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो कंटेंट है ना, ये हमारे पास ये बाहर जा रहा है हमारे बॉक्स से ना, ये कंटेंट हमारे बॉक्स से बाहर जा रहा है। ये अभी देख लेते हैं, हमारे पास ओवरफ्लो की हमने प्रॉपर्टी दी, तो देखें हमारे पास जो है ना कंटेंट वो बाहर जा रहा है, तो इसलिए हमने ओवरफ्लो इसका हिडन की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप की। उसके बाद हमारे पास एक डिव है के अंदर जो क्लास B है, ये उन्होंने डिफाइन कर दी CSS, ठीक है। जैसे इसमें से प्रॉपर्टी टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्स की अप्लाई की है कि आपने वो कंटेंट के अंदर डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो इसका बस यही है, बस इतना ही याद करना है, इतना डीपली आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड रैपिंग है कि आपके अंदर फॉर एग्जांपल बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के बाहर आपका कंटेंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन है, उसमें कोड लेंथली ज़्यादा है, तो आपका वो बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो आप उसके लिए वर्ल्ड रैप की प्रॉपर्टी लगाएं और नो रैप कर दें। तो आप ये देखें वर्ल्ड रैप ब्रेक वर्ल्ड, तो आप ब्रेक वर्ल्ड की प्रॉपर्टी करके आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। बस आपने ये ना सिंटैक्स बस याद रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको मैं कर दिया सेव। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड ब्रेकिंग तो हमने कर दी। फिर हमने कहा जी कीप ऑल, फिर ब्रेक ऑल भी हम इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CSS3 में हम वेब फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेब फ़ॉन्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो रूल है ना, ऐड फ़ॉन्ट फेस हमारे पास रूल है, ये आपने MCQ के लिए देख लेना है कि हम CSS3 में वेब फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसका रूल क्या है, ऐड फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट फेस अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल फॉर्मेट फ़ॉन्ट के हैं।
TTF इसका आपने एब्रीविएशन याद रखना है, TTF ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने इनके नाम याद रखने, OTF ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स, WOF वेब ओपन फ़ॉन्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो बस आपने इसके एब्रीविएशन ही याद कर लेना है, ठीक है। EOT एम्बेडेड ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स, ठीक है। SVG फ़ॉन्ट शेप। उसके बाद हम वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी इसमें आपने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, वो कैसे करना है, हमने जैसे कि ऊपर रूल पढ़ लिया, हमने स्टडी कर लिया कि ऐड फ़ॉन्ट पे से हम इसको अगर हमने कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना हो किसी गूगल से या कोई फ़ॉन्ट ऑसम की ऐप से, तो हम उसके लिए सबसे पहले हमारे पास रूल है जी, ऐड फ़ॉन्ट फेस। कोई भी हमने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ हम करते हैं ऐड फ़ॉन्ट फेस की, ठीक है। उसके बाद हमने फिर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करना होता है कि जो हमने या उसका सीडीएन हम लिंक कर लेते हैं या हमारे पास वो डाउनलोड होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट, और हम उसको पास देके हम उसको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड फ़ॉन्ट फेस, तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास आती है। फ़ॉन्ट फैमिली में हमारे पास जो हमारे पास हमने फ़ॉन्ट अप्लाई करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ जी टाइम न्यू रोमन, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दूंगा टाइम न्यू रोमन। तो यहाँ पे सोर्स आ जाएगा, फिर सोर्स के अंदर आपके पास यूआरएल इसके अंदर आपके पास वो आएगा फ़ॉन्ट जो आपने डाउनलोड किया होगा। आपके पास जो फाइल होगी ना डिज़ाइन की, आपने उसके अंदर फ़ॉन्ट का एक हमारे पास फ़ोल्डर होता है। उस फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो पा देना कि जी हमारा फ़ॉन्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ पे वो हमने पा दे देना, ठीक है। ऊपर जो हमने हमारा जो पाथ आ जाएगा ना, हमने टाइम न्यू रोमन हम अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर हमने दे दी फ़ॉन्ट फैमिली कि हम ये टाइम न्यू रोमन अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे हमने उसका जो पाथ दे दिया वो हमने दे दी। सिर्फ इतनी सी बात है। ये आपको 3 नंबर का ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद अगर आपने एक बार ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपका ये है ना फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मतलब कि किसी और जगह पर भी एलिमेंट पर भी आपने यही सेम फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए सिर्फ आप जस्ट फ़ॉन्ट फैमिली टाइम न्यू रोमन अप्लाई करेंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप दूसरी बार मतलब किसी एलिमेंट पर लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बार हमें ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। उसके बाद हमारे पास CSS3 के जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इफेक्ट दैट लेट्स एन एलिमेंट चेंज शेप साइज एंड पोजीशन। हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से हम जो हमारे पास एलिमेंट है ना, उसके हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है CSS3 सपोज 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसकी मदद से हम 2D और 3D ट्रांसफॉर्म इसको ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2D के ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड है वो हमारे पास उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। ये अपने ना MCQ के लिए याद रखना है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के नाम लिखें। तो आपने ट्रांसलेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, ठीक है। तो रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट हमारी कर देगी, ठीक है। ये ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है, हमने कोई एलिमेंट मूव करवाना हो, ये उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है। रोटेट, हमने कोई चीज़ ऐसे रोटेट करवानी हो, ये उसके लिए यूज़ होती है। स्केल, स्केल के लिए आपके पास आपने कोई किसी चीज़ की बढ़ानी हो, इंक्रीज चीज़ करनी हो, ठीक है, इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो, उसके लिए हम स्केल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। स्क्यू एक्स, तो स्क्यू एक्स फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स एक्सिस में हमारे पास खींचा जाएगा, फिर आप स्क्यू वाई, फिर वाई एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेच किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है। उसके बाद मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है जी ट्रांसलेट। तो देखें, ट्रांसलेट मेथड मूव एलिमेंट फ्रॉम वन इट्स करंट पोजीशन। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई कि ट्रांसलेट का मेथड हमने एलिमेंट नॉर्मल पोजीशन से मूव करवाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये जस्ट आपने ना इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है, देख लेनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेट, 15 पिक्सल, 100 पिक्सल, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, ठीक है। तो अब हम जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट से 15 पिक्सल हो जाएगा, लेफ्ट से 15 एक्स एक्सिस पे हमारे पास 15 पिक्सल, फिर वाई एक्सिस पर ये हमारे पास 100 पिक्सल हमारे पास जो ना डिस्टेंस छोड़ देगा, ठीक है, मूव कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास रोटेट है, अगर हमने किसी चीज़ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव रोटेट करवाना हो, उसको हम डिग्री के थ्रू हम देते हैं। अगर हमने एक्स एक्सिस वाइज करवाना है या वाई एक्सिस की तरफ करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्केल मेथड है, किसी एलिमेंट को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम पैरामीटर यूज़ करते हैं।
उसके बाद स्क्यू है, आपने स्ट्रेच करना है, एक्स एक्सिस पर करना है, वाई एक्सिस पर करना है, ये अपनी लाजमी देख लेनी है, ठीक है। तो इसकी भी मैं आप लोगों को ना एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करके मैं इधर करता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट जाके हम ना इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब ये देखें, हमारे पास एक H1 है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हमने एक H2 दी, H2 में हमने ये बता दी कि हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इसको रोटेट करें 20 डिग्री। फिर हमने स्क्यू वाई एक्सिस पर किया, एक्स एक्सिस पर भी हम करके देखेंगे, फिर स्केल वाई पर किया, ठीक है। तो हमारे पास डिव के अंदर हमारे पास जो ए है ना, विड्थ और हाइट दे दी हमने बॉक्स की, ठीक है। फिर हमने बैकग्राउंड येलो कलर दे दिया, ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री, मैं इसको 30 डिग्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 30 डिग्री। अब ये हमारी पहली जो पोजीशन है ना, ये रोटेट करेगी, तो ये देखिए 30 डिग्री कर दी अप्लाई। फिर इसके अंदर हमारे पास डिप बी है, उसका स्केल वाई एक्सिस की है, ठीक है। रोटेट मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी 30 डिग्री। तो देखें ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये स्क्यू है, ये स्ट्रेच करके आ गई स्क्यू, एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, मैं इसको एक्स एक्सिस कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस हो, ठीक है। उसके बाद ये स्केल है, ये वाई एक्सिस पर है, मैं इसको कर देता हूँ जी एक्स एक्सिस पर। ये देखें, ये स्केल है हमारे पास की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये इसकी ना एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया हमारा। फिर हमारे पास है CSS3 की जो 3D ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी हैं। ये जो अब प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। MCQs के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आपके पास ट्रू और फॉल्स में भी बाज़ क्वेश्चन आ जाता है लोगों का, कि आपके पास प्रॉपर्टी दी जाती हैं और टेबल दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर 3D ट्रांसमिशन, इसको आप बस जस्ट इसको रीड आउट कर लें। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था वो ये वाला हमारे पास टेबल वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है CSS3 के ट्रांजिशन। अगर हमने CSS में ट्रांजिशन लगाने के हमारा एलिमेंट मूव करे, कितनी स्पीड से मूव करे, डिले करे, फास्ट करे, ठीक है। डिफरेंट किस्म के हमने उस पर एनिमेशन वगैरह भी लगानी हो तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम। CSS3 ट्रांजिशन अलाउ अस टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली। तो ये CSS3 जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हमें स्मूथली चेंज करने की इजाज़त देती है। हाउ टू CSS3 ट्रांजिशन, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन, तो वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है ट्रांजिशन की। एक हमारे पास डिव है, उसको हमने विड्थ और हाइट दे दी, फिर बैकग्राउंड रेड और ट्रांजिशन विड्थ 2s दे दी, ठीक है। तो ना इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को ना प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जस्ट आपने ना इधर से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं किया पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है, आप देखें। ये हमारे पास एक H1 है, एक पी का टैग है, एक डिव है। डिव में हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, विड्थ और हाइट दे दी, बैकग्राउंड दे दी। फिर हमने उस पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि हाँ जी विड्थ उसकी हो जाए 2 सेकंड तक स्मूथ बड़ी हो जाए, ठीक है। तो जब हम मतलब कि इधर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी CSS कॉलम होवर की, ठीक है। तो हमने कहा जी विड्थ 300 पिक्सल हो जाए, इधर हमने 100 पिक्सल किया, तो ये 2 सेकंड लेगा स्मूथली, 2 सेकंड के साथ हमारी ये विड्थ 300 पिक्सल कर देगा जब हम इस पर होवर करेंगे। तो ये देखिए, अब जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखिए स्मूथली 2 सेकंड के अकॉर्डिंग ये हमारे पास वर्क कर रहा है और इसकी विड्थ 300 पिक्सल होगी। मैं इसी तरह से मैं कहता था जी 5। अब ये देखिए मैं इसको करता हूँ रन। अब ये देखिए 5 सेकंड तक ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि आप इसको विड्थ और हाइट ये हमने दे दी, ठीक है। फिर हमने कहा जी ये हम होवर पर हम इसकी हाइट भी चेंज करना चाहते हैं, विड्थ भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं रन। तो अब ये करते हैं होवर, तो ये देखें हमारे पास अप्लाई हो रही है ना, पहले विड्थ हो रही है फिर हाइट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी ये अप्लाई करती है ट्रांजिशन की। ये वही है ट्रांजिशन जो मैंने आप लोगों को वो उधर करके दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये इज इन लीनियर, ये जस्ट आपने ना MCQs के लिए ये जस्ट देखनी है सिर्फ। उसके बाद डिले का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 1s 2s 3s जितना आपने डिले करना है। फिर उसके बाद हमने कोई एनिमेशन लगानी है, तो एनिमेशन क्या है, एन एनिमेशन लेट्स एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में हम चेंजिंग करते हैं तो उसको हम एनिमेशन का नाम
देते हैं। वो कहते हैं कि यू कैन चेंजेस एज मैनी सीएसएस प्रॉपर्टी यू वांट। आप सीएसएस की मदद से जितनी चाहे आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन आप डिफरेंट किस्म के आप लगा सकते हैं, तो एनिमेशन हम लगा सकते हैं। हमारे पास उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है की फ्रेम्स की, ठीक है। की फ्रेम्स के बाद इधर हमने वो सिलेक्टर देना होता है कि हमने किस पर एनिमेशन अप्लाई करनी है। फिर हमने वहाँ पे फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज में फॉर्म बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेड टू और बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। तो मैं ना इसको भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स अप्लाई किए हैं। 0% पर ये कलर अप्लाई हुआ, 25% पर ये कलर अप्लाई हुआ, डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट कलर अप्लाई हुआ, ठीक है। उसके बाद डिले इन एनिमेशन है, ये मैं आप लोगों को ना अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने जहाँ से रीड आउट करनी है, मेरा काम है आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना, ठीक है। तो इसको CSS3 को हम करते हैं सर्च। तो सर्च आके हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर देखें हमारे पास CSS अप्लाई हो रही है, इसको हम ट्राई आउट कर लेते हैं। इसको भी हम ट्राई आउट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो एग्जांपल है उसको हम कट आउट कर देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देखें, हमारे पास एक H1 होगी, ये हमारे पास H1 हो गई, ठीक है। उसके अंदर हमने डिव लगा दी, उसको अभी हमने कुछ भी नहीं लगा डिव के अंदर, ठीक है। फिर हमने एक पैराग्राफ लगाया, उसके अंदर हमने एक बी का टैग लगाया, बोल्ड का, नोट का दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, बेसिक, ठीक है। इधर आ जाते हैं, हमारे पास जो मेन काम है, हमने डिव नहीं है उसको हमने विड्थ और हाइट दे दी 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड दे दिया। फिर हमने एनिमेशन का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया एग्जांपल, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कह दिया एनिमेशन डैश ड्यूरेशन, फिर इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 4 सेकेंड। की फ्रेम, यहाँ पे हमने वो नाम देना है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। फॉर्म बैकग्राउंड कलर, ये रेड से ये येलो की तरफ जाएगा 4 सेकेंड तक। इसको करते हैं रन, तो ये देखें ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये रेड से येलो की तरफ जा रहा है। ये मैं फिर इसको रन करता हूँ, आप इधर गौर करना। इसको रन किया तो ये देखें 4 सेकेंड तक ये रेड से येलो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 4 के बजाय मैं कर देता हूँ जी 5 सेकेंड। फिर इसको मैं कर देता हूँ ये येलो ना जाए, मैं कर देता हूँ जी ग्रीन। ग्रीन कलर मैंने इसको कर दिया अप्लाई। अब देखें, ये देखें ग्रीन में जितने कलर चेंज हो रहे हैं ना, रेड से लेकर ग्रीन तक जितना भी इसका मिक्सअप हो रहा है ना, वो कलर इस तरह का चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये तो हो गया हमारी एक एग्जांपल। फिर इसके बाद हमने परसेंटेज में हमने की फ्रेम अप्लाई करने हैं। ये तो हमारी सेम पिछले वाली प्रॉपर्टीज़ है, यही वाली, सिर्फ इसमें से एक पोजीशन की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, पोजीशन रिलेटिव की, ठीक है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, ठीक है। तो की फ्रेम हमने जो हमारे पास एनिमेशन है हमने उसका नाम दे दिया। हमने कहा जी 0% पर हो तो लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल, हमने 0 पिक्सल कर दिया, इसको बैकग्राउंड रेड कर दिया। फिर हमने कहा जी कि लेफ्ट से जब 25% हो तो हमारे पास लेफ्ट से 2 पिक्सल इसका डिस्टेंस हो और टॉप से 0 और इसका कलर येलो। सेम इसी तरह बाकी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। इसको मैं करता हूँ रन, तो ये देखें ये हमारे पास वो ये देखें एनिमेशन कर रहा है ना। ये हमारे पास ये देखिए टॉप पहले हमारे पास 0 पर पड़ी है, ये हमारे पास 0 पर पड़ी है। फिर ये लेफ्ट से 200 पिक्सल मूव करेगा, फिर 200 पिक्सल, फिर उसका कलर कर देगा येलो। फिर 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 उसके बाद फिर लेफ्ट को 200 पिक्सल, फिर टॉप से 200 पिक्सल करेगा, उसका कलर कर देगा ब्लू। फिर करेगा वो लेफ्ट से 0 पिक्सल आ जाएगा, फिर टॉप से वो 200 करेगा, ठीक है, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। ये देखें 200 पिक्सल टॉप, ये हमारे पास लेफ्ट, ये हमारे पास बॉटम, ये हमारे पास टॉप 0। तो ये सारे अप्लाई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये सेम वही है जो मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, आप लोगों ने बस इनका ना डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। और इतना बड़ा कोड आप लोगों को वो पेपर में देंगे भी नहीं। इसके बाद मल्टी कॉलम लेआउट है, इसको आप ना करें, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, सारा आप स्किप आउट कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है RWV, जिसका एब्रीविएशन है हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। किस लिए यूज़ होती है, ये इसलिए यूज़ होती है, हमारे पास एक टैबलेट है, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप यूज़ करें।
इन तीनों के हिसाब से हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो तो हम उसको हम कहते हैं जी कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। जस्ट इतना ही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, बाकी है इसकी रीडिंग मटेरियल है ये आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये देखें उन्होंने डिज़ाइनिंग फॉर ऑल, ये हमारे पास डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए हमारे पास ऐसे आएगा। ये हमारे पास डेस्कटॉप का व्यू है, ये हमारे पास जो हमारे पास टैबलेट का व्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फ़ोन का व्यू है, ठीक है। तो व्यू में यही है कि हमारे पास नैब बार टैबलेट पर कहाँ शो हो हमें, ठीक है। हमारे कौन से सेक्शन इधर उधर मूव करें या कौन सी चीज़ कहाँ पे कितना साइज़ हमें शो करवाना है, कॉलम रिवर्स करना है, रो रिवर्स करनी है, ये सारी चीज़ें ना हम इसमें ही अप्लाई करते हैं। लेकिन आजकल जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है वो सिर्फ मोबाइल पर अप्लाई होती है मोस्टली, और डेस्कटॉप के लिहाज से बनती है बस। टैबलेट क्योंकि आजकल यूज़ होते नहीं है। उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए हमारे पास एक व्यू कोड यूज़ होता है। व्यू पोर्ट क्या है? द व्यू पोर्ट इज़ द यूज़र विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज का विजिबल एरिया जो यूज़र देखता है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट हमारा रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द व्यू पोर्ट वेरीज द डिवाइसेस विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल फ़ोन देन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वही बात है जो मैं आप लोगों को बताई है, ये हमने अप्लाई किया हुआ होता है ना। हमारे पास एक मेटा का टैग होता है, हमारे पास नेम व्यू पोर्ट होता है, कंटेंट विड्थ डिवाइस, ठीक है। ये सारी हमारे पास जब हम बॉयलर प्लेट कोड इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके आपने बस डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दिया है, या आप विदाउट जो उसके व्यू पोर्ट क्या है, ये हमारे पास विद व्यू पोर्ट क्या है, ठीक है। के बाद आपने जस्ट रूल है ये जो मैंने हाईलाइट किए, ये जस्ट आपने इसको रीड आउट कर लेने हैं और कुछ भी आपने यहाँ से नहीं करना। उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास ग्रिड होता है, ग्रिड में हमारे पास टोटल 12 कॉलम होते हैं, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। हमारे पास कितने कॉलम होते हैं? 12। यह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रिड क्या है। ये ग्रिड में हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। यूजिंग अ ग्रिड वेरी हेल्पफुल व्हेन डिजाइनिंग वेब पेजेस, ठीक है। तो हम ग्रिड की मदद से हम इसको अपने जो वेब डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल विड्थ तो जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। उसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू। All HTML element have the box sizing property to set border box. Make sure that the padding and border including in the total width and of the element. इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं ना तो हम उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं और उसमें हम दे देते हैं जी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसका क्या है कि आपके पास कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना तो उसकी जो पैडिंग और मार्जिन है ना वो आपके पास जो पैडिंग और बॉर्डर है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी स्पेसिंग होती है वो 0 अप्लाई हो जाती है। तो देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये जब मैं असाइनमेंट बनाई थी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 उसमें भी हमने ये अप्लाई किया था, ठीक है। जिन लोगों ने वो ना वीडियो मेरी देखी है कि उन लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए आप कैसे कर सकते हैं तो इसको आप फ़िलहाल स्किप कर दें, ठीक है। ये मैं ना आप लोगों को ना वो जो बूटस्ट्रैप जब आएगा मैं उस पर आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रो है, उसके बाद कॉलम हम डिवाइड करते हैं। किस तरह हम कॉलम डिवाइड करते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमने रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन तो हमने सीख लिया जी कि हम मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो टैबलेट के लिए टैबलेट, फिर डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप का डिज़ाइन रेडी करते हैं, ठीक है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? वो हम मीडिया क्यूरी की मदद से करते हैं। मीडिया क्यूरी के बारे में भी आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। तो मीडिया क्यूरी के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो हमारे पास ऐड मीडिया का सिंटैक्स होता है। ये देखिए ऐड मीडिया ऑन स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 500, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 767 पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 760। मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि 0 से लेकर 500 पिक्सल यहाँ पे उन्होंने अप्लाई की हुई है। 0 से लेकर 500 तक, ये जितना भी यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे ना वो हमारा 500 पिक्सल तक अप्लाई हुआ। जब उससे बड़ा होगा तो वो उसकी फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है इफ द ब्राउज़र विद स्मॉलर, ठीक है। तो यही बात है उन्होंने ऊपर डिफाइन की हुई है, वो आपने देख लेनी है। ये इसके ना मैं आपको ब्रेक पॉइंट दिखा दूंगा, ठीक है। ये मोबाइल फर्स्ट है, मोबाइल फर्स्ट के लिए डिज़ाइनिंग कैसे अप्लाई करनी है ये उसके लिए बस लिखा हुआ है, ठीक है।
ये कॉलम है इसको आप छोड़ दें, मैं आप लोगों को इसका ना बूटस्ट्रैप के थ्रू करवा के दे देता हूँ, ठीक है। तो इधर आ जाएं, बस आपने इसका ना सिंटैक्स याद रखना है मीडिया क्वेरी का। इसके बाद ये हमारे पास है जी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क। ये बार बार मैंने आप लोगों को शायद बताई हो कि हम फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हमारे पास जो रोड मैप है HTML है, CSS है। CSS का फ्रेमवर्क है हमारे पास, एक बूटस्ट्रैप है, एक हमारे पास एक टेलविंड भी है, लेकिन जो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो हमारे पास बूटस्ट्रैप यूज़ होता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या है, ये CSS का एक फ्रेमवर्क है, इसमें हमारे पास बने बनाए कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और हम वो कंपोनेंट वो हमने सिर्फ वो हमने अपने इसकी CSS की फाइल, बूटस्ट्रैप की फाइल हमने अपने कोड में लिंक करनी होती है, ठीक है, जैसे कि हमने वो अप्लाई की थी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट बने होते हैं वो हम अपने जो वेबसाइट पर वो हम जो है ना कंपोनेंट बने बनाए उसको हम वेबसाइट पर हम कस्टमाइज़ करके हम अपलोड वेब डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है अपने बूटस्ट्रैप का ये रखना है कि फ्रेमवर्क है CSS का, और इसमें बने बनाए कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे टाइम को बचाते हैं, ठीक है। बने बनाए कंपोनेंट होते हैं, तो बस हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी होती है, ठीक है, और हमारा डिज़ाइन जल्दी वक्त में, कम वक्त में हमारे पास रेडी हो जाता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इज अ पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, ठीक है। इट यूजेस HTML CSS एंड jQuery टू मेक रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसकी फाउंडेशन देख लेनी है, इसकी आपके स्केलेटन देख लेनी है, ये सारे ना आपने देख लेने। इसके बाद व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फास्टर इजी वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। बूटस्ट्रैप इन इंक्लूडिंग HTML CSS डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स एंड टेबल्स, नेविगेशन मॉडल, इमेज कैरोसेल एंड मैनी अदर ऑप्शन। ये मैं आपको ना अभी दिखा देता हूँ कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, और ये जो मैंने हाईलाइट की है आपने देख लेनी है। वाई यूज़ बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसको ये हमारा टाइम कम देता है, ठीक है, टाइम बचत करता है, इसको यूज़ करना इजी है, ये रिस्पॉन्सिव फीचर के लिए बहुत इजी है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। ये सारी आपने ना डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी। वेयर टू बूटस्ट्रैप, वो कहते हैं कि आप कहाँ से बूटस्ट्रैप हासिल कर सकते हैं। आप उसका CDN भी लिंक कर सकते हैं, आप उसका बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके फाइल भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक कैसे करनी है, तो ये उन्होंने बताए हुए हैं कुछ मेथड। ये jQuery है, ठीक है, ये लेटेस्ट कंपाइल जावास्क्रिप्ट है, ये CSS है, ये उसका CDN वगैरह है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड है, उसमें बूटस्ट्रैप में हमारे पास बनी बनाई क्लासेस हैं, जैसे कि X है, S है, ठीक है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ठीक है। तो ये किस किस के लिए यूज़ होती हैं ये आपने बस MCQs के लिए देखनी है। उसके बाद बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम है। ग्रेड सिस्टम में आप लोगों को ये आप लोगों को आप यहाँ से आपने लाजमी देखना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रेड सिस्टम वो किस तरह काम करता है। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट की टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या है, हमारे पास जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है उसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप है, इसमें हमारे पास H1 से लेकर H6 तक होती हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप विल स्टाइल HTML हेडिंग्स H2 H6। फिर स्मॉल टेक्स्ट करना तो उसके लिए हम स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये आपने ना जो एलिमेंट है ये आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ये आपने देख लेना है, ये आपने लाजमी रीड करना है, ठीक है। ये आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। KBD किसके लिए यूज़ होता है, प्री किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद CSS के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बस ना ये CSS बूटस्ट्रैप के ना अंदर इतना पेपर नहीं आएगा, बस आपने इसका ओवरव्यू लेना है, ठीक है। इसके अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हम जो इसके साइजेस हैं, ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, ये आपने बस देखना है। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप टेबल्स है, हम टेबल को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। जस्ट हमने उसके लिए बूटस्ट्रैप के लिए क्लासेस अप्लाई करनी है। टेबल डैश हूवर, फिर उस पर हूवर लग जाएगा। टेबल डैश बॉर्डर, उस पर बॉर्डर लग जाएगा। फिर टेबल डैश स्ट्रिप, फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल है ना, टेबल पर हम हूवर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो हाईलाइट होगा टेबल डैश स्ट्रिप जो उसके फर्स्ट है ना जो रो, वो उसकी वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देगा और कलर वाइट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ना उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप इमेज है, राउंडेड है, कॉर्नर, सबलेम, थंबनेल है, सर्कल है। उसके बाद जो जो बटन इसको आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद बटन्स, फिर हमारे पास बूटस्ट्रैप में हमारे पास बने बनाए बटन भी, बटन की क्लासेस भी हैं हमारे पास।
बटन के ग्रुप ही हैं। ये BTN डैश प्राइमरी है, BTN डैश सक्सेस डेंजर, फिर हमारे पास एक और क्लास होती है BTN डैश डार्क, उसका बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक होता है, तो उसके लिए डार्क यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बटन के साइजेस हैं BTN डैश लार्ज, BTN डैश मीडियम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो BTN डैश एक्टिव, ठीक है, BTN डैश डिसेबल। ठीक है, ये सारे ना क्लासेस अप्लाई होते हैं, ये बटन ग्रुप्स हैं CSS के। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके बाद बूटस्ट्रैप की प्रोग्रेस बार है। आप प्रोग्रेस बार अब हम अगर ये प्रोग्रेस बार आप खुद आइडिया लगाएं कि अगर हम ये प्रोग्रेस बार खुद हम बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें बने बनाए जब मिल रही हैं तो हमें खुद बनाने की क्या ज़रूरत है, जब हम हमने इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन वही कर सकता है जिसको HTML CSS आती है। ठीक है, तो प्रोग्रेस बनी बनाई हमारे पास मिल जाती हैं। तो ये इनकी क्लासेस हैं, ये आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी है, मैं आप स्किप नहीं करवा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये एक बार एक नज़र लाजमी देख के जानी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पेजिनेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब यार सब कुछ CSS अब इतनी एडवांस हो गई ना, तो फ्रेमवर्क में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके अलावा बूटस्ट्रैप लिस्ट है, हम लिस्ट भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हम बैज भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरह के बैज भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो फॉर्म थे, हम फॉर्म भी हम बना बनाया ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको आप छोड़ दें बाकी। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया आपने बस वही करना है। ठीक है, इसमें हम कैरोसोल भी लगा सकते हैं। जस्ट यहाँ से पेपर नहीं आएगा, बस मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इतना पेपर में नहीं आता। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर लाजमी करना है। ठीक है, CSS जो इसका ना जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसको आपने लाजमी रीड आउट करना है, ये भी आपने स्किप आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हाँ SEO की है, SEO भी हम कर सकते हैं। उसके बाद यूज़बिलिटी है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, SEO का मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपने नहीं करना। ये भी हाँ, उसके बाद SEO के बारे में आप बस ओवरव्यू ले लें कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना, हम उसके लिए SEO करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट होता है ना, हमारे पास एक पोस्ट है, तो उसके हम जब SEO करते हैं तो उसके लिए एक टाइटल होता है, उसके अंदर फिर हमारे पास कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड भी होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक मेटा टैग्स भी होते हैं। ऑन साइट SEO जो हम वेबसाइट पर करते हैं, अपनी वेबसाइट है ना, जो हम वेबसाइट पर SEO करते हैं अपने पेजेस की। ठीक है, पोस्टर्स की, जो हमारे पास ब्लॉग की वेबसाइट है ना, हम उसकी SEO करते हैं, उसके हम कहते हैं ऑन पेज SEO। जबकि ऑफ पेज SEO का मतलब ये है कि आप दूसरों वेबसाइट की लिंक अपनी वेबसाइट में इम्बेड करते हो, तो उसको हम ऑफ पेज SEO कह देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपने इसका याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं बूटस्ट्रैप को विजिट। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप हमारे पास इस वक्त जो लेटेस्ट हमारे पास इसका जो वर्जन चल रहा है वो हमारे पास ये देखिए 5.3 है। आपने इधर डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक कर देना, ये आपके पास बूटस्ट्रैप का इंटरफेस है। यहाँ पे हमारे पास बनी बनाई जो हमारे पास है ना, जो कंपोनेंट है वो पड़े हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या देखा है, टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था। ये देखिए हमारे पास टाइपोग्राफी के हमारे पास एक H1 2 3 और 5 6 है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इमेज का पढ़ा था। इमेज के लिए हम रिस्पॉन्सिव, आपके पास एक इमेज डैश फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम विड्थ 100 दे सकते हैं। फिर इमेज थंबनेल, ये देखिए ना, आप बनी बनाई इमेजेस ले सकते हैं। ये इनका कोड है नीचे, ये आपके पास आउटपुट है, ये इनका कोड है। आप इसको कस्टमाइज करके आप यहाँ पे इमेज का पाथ देंगे। ये चाहे तो आप लगा लें क्लासेस या ऐड कर लें, इसमें कोई आपसे कंसर्न नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आर्ट टैग भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं। उसके बाद आप हमने टेबल्स का भी देखा था, ये आपके पास बने बनाए टेबल्स हैं। ठीक है, इसको आप जस्ट कॉपी करेंगे तो आपके पास वो टेबल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें टेबल्स की मुख्तलिफ ये क्लासेस हैं। देखिए टेबल डैश प्राइमरी, ये प्राइमरी की क्लास टेबल डैश सेकेंडरी। देखिए हम जस्ट क्लासेस लगा रहे हैं और हमारे कलर चेंज हो रहे हैं। ये टेबल डैश डार्क जो कि हम बटन के लिए भी यूज़ करते हैं, BTN डैश डार्क, ये उसने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये सारी क्लासेस हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, हाँ ग्रिड सिस्टम। अब आ जाए इसके ग्रिड सिस्टम, टोटल इसमें 12 कॉलम होते हैं। ये हमारे पास 4 कॉलम 4 4 12 कॉलम पूरे, कि हमने 12 कॉलम के
तो वही हमने अपना जो ना डिज़ाइन वो हमने तैयार करना होता है। ये हमारे पास जो मीडिया क्यूरीज है उसमें हम कितना पिक्सल यूज़ करते हैं, देखें लेस देन 560 पिक्सल, ठीक है ना नाटो। ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास 760 पिक्सल है। ये लार्ज के लिए इतने देना है, अपने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं 767 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बटन भी थे ना हमारे पास, तो हम इस पर बटन भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बटन कहाँ के, ये हमारे पास बैज है। जो बैज हमने देखे थे, ये देखें ये हमारे पास बैज है। उसके बाद हमने कहा थे बटन भी देखे थे, ये हमारे पास बटन्स हैं। ये देखिए मुख्तलिफ क्लासेस अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। तो यार ये सारी आपने एक्सप्लोर करना है, वीडियो ज़्यादा लेंथली हो रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ना अपने जो ग्रिड सिस्टम है इसका मैं आपको समझा देता हूँ। वो अपने डिज़ाइन जो मैंने बनाए हुए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ना एक बेसिक थी ना, जो मेरे पास ग्रिड सिस्टम वो मेरे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक रो है। हमारे पास जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। ये मैंने लगाए हुए हैं 3 3 6 3 9 3 12 12 कॉलम हमारे हो गए। इन 12 कॉलम को हमने अपने माइंड में रख के ही अपना डिज़ाइन तैयार करना था। अब ये रिस्पॉन्सिव है, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो अब अभी हमने जैसे इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ हमने एक रो लगाई, फिर हमने उस पर कॉलम अप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइनिंग अप्लाई किया, ये मैंने कंटेंट इस पर ज़्यादा अप्लाई किया, इस पर पैडिंग भी मैंने ज़्यादा अप्लाई की। तो इसलिए आपने इसको ना इग्नोर करना है, सिर्फ आपने अपने ना ग्रिड को समझना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव। तो ये देखें अब हमारे पास अभी 4 कॉलम है हमारे पास। ये हमारे पास ना लार्ज स्क्रीन है। लार्ज है, जब मैं स्मॉल करता हूँ तो देखें ये वाले 3 कॉलम इधर आ गए। अब ये होगी मीडियम। मीडियम पे हमारे पास कितने अप्लाई हो गए हैं, हमारे पास 4 4 8 4 12, ये हमारे पास मीडियम पर अप्लाई हो गए हैं। फिर उससे छोटी स्क्रीन पर आते हैं हमारे पास टैबलेट की, फिर हमारे पास 6 कॉलम हो गए, वो हमारे पास नीचे डिवाइड हो गए। फिर अब हम सिंगल पर आते हैं तो हमारे पास सिंगल कॉलम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुली हमारे पास व्यू आ रहा है, ठीक है। यूआई इतना किसका इतना फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ग्रिड सिस्टम। इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो ये देखें मैंने कहा जी कॉलम मीडियम 6, जब मीडियम पर है उसके जो उसके 6 कॉलम हो जाएं, ठीक है। जो बाकी के कॉलम हो गए वो नीचे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लार्ज पर मैंने कहा जी 4 4 अप्लाई हूँ, फिर एक्स्ट्रा लार्ज पर मैंने कहा जी 3 3 अप्लाई हूँ। तो ये जस्ट इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसको ना मैं इसको कि इंस्पेक्ट, तो ये देखिए ये मेरे पास एक रो है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक रो है। रो के अंदर मैंने ये यहाँ पे कॉलम 6 मीडियम 6 लगाए, लोअर 4 और एक्स्ट्रा स्मॉल 3। अभी हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है। अब हम इसको करेंगे जो हमारे पास लार्ज स्क्रीन है, तो अब ये करेंगे। ये देखें हमारे पास अब हमारे पास ये कॉलम अप्लाई होंगे 4। फिर अगर हम करेंगे जी मीडियम स्क्रीन पर आएंगे तो हमारे पास मीडियम आ गई। मीडियम पर हमारे पास हो गई जी 6 कॉलम। फिर उसके बाद हमारे पास सिंगल कॉलम है, वो सिंगल कॉलम की वो रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो मोस्ट डिज़ाइन बनाता हूँ तो ये मेरे पास एक लेटेस्ट डिज़ाइन था बना हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये मैंने ग्रिड में बनाया, ठीक है। जस्ट इसमें मैंने कॉलम यूज़ किए हैं सिर्फ कॉलम मीडियम पर। तो उम्मीद है जो जो आज की वीडियो थी हमारी वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यार आप आज की हमारी जो वीडियो थी वो हमने 4 लेक्चर लास्ट हमारी फाइनल टर्म की वीडियो थी, ठीक है। तो सीरीज़ की हमारी लास्ट वीडियो थी। तो यार आप लोगों ने जितना भी व्यू करें यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से सीरीज़ अपलोड की है, तो आप लोगों को भी चाहिए यार सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी हमारी तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया हमारा, उसकी मैं फाइनल टर्म की वीडियो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा प्रिपरेशन की, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो यार आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।